सो एक्सेस परचेज प्राइस की बात चल रही थी, जिसके अंदर मतलब बेसिकली हम इक्विटी मेथड में ही हैं अभी, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो परचेज प्राइस कह लो, परचेज कंसिडरेशन कह लो, 3 पार्ट्स में बढ़ता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गए कि मैंने कोई लीगल टीम हायर करी, इन्वेस्टमेंट बैंक हायर करा, अलाना फलाना। बाकी गुडविल और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जिसको हम कह सकते हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो इतना नहीं आता, बाकी आपका गुडविल और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट फिर भी ज़्यादा आता है। अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ कि कंपनी एक्स है, वो एक इन्वेस्टर है इन कंपनी वाई, वो इन्वेस्टी है, तो एक्स की बैलेंस शीट अगर इसने 20x1 में इन्वेस्ट करा इन्वेस्टर ने इस कंपनी में, तो एक्स की बैलेंस शीट 20x2 में कैसे दिखेगी? वो ऐसी दिखेगी। कैरिंग वैल्यू इन्वेस्टमेंट की प्रोपोर्शनल शेयर नेट इनकम का ऐड कर दिया और उसमें से डिविडेंड हटा दिया। ये मेरी एंडिंग कैरिंग वैल्यू बन गई बेसिकली। एक जो अजम्पशन हम लेकर चले थे लास्ट वाली वीडियो में, मैंने बोला था कि इक्विटी मेथड में चीज़ें फेयर वैल्यू पे चल रही होंगी इन्वेस्टी की, लेकिन यहाँ पे जो हमने प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ नेट इनकम बोला है, वो कैसे आ रहा होगा? रिवेन्यू माइनस कॉग्स, फिर वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा होगा, फिर SG&A हटाऊंगा उसमें से, DNA हटाऊंगा। ये करते करते आखिरी में हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे? नेट इनकम पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे जो मैंने स्पेसिफिकली DNA हटाया ना, ये तो मेरे बुक वैल्यू पे रिपोर्टेड था। हमारा PP सारी सारी बुक वैल्यू पे तो चल रही थी, जबकि हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि इन्वेस्टी जो है फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मिसमैच क्रिएट हो जाता है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें, जो फेयर वैल्यू ऑफ PPE है ना, वो 80,000 है, लेकिन द बुक वैल्यू शोज़ कि PP&E की फेयर वैल्यू है 70,000। लाइफ जो है उनकी 10 ईयर्स है। बुक वैल्यू के हिसाब से जो मैं डिप्रिसिएशन चार्ज करूँगा वो है आपका 7,000 DNA फ्रॉम बुक वैल्यू। लेकिन अगर मैं DNA आपका फेयर वैल्यू के हिसाब से चार्ज करूँ, दैट इज़ 80,000 बाई 10, दैट इज़ 8,000। फ़र्क कितने का आया? 1,000 रुपीज़ का फ़र्क आ रहा है। तो टेक्निकली ये 1,000 रुपीज़ भी तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सो इसी चीज़ को अकाउंट करते हुए मैं फिर से यही चीज़ लिखूँगा कि मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट इन वाई है वो कैसे चेंज होएगी। बेसिकली जो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है ना, बेसिकली डिफरेंस कितना है 1,000 का, वो 1,000 मैं इंक्लूड करूँगा। वो एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन मेरे को माइनस करना पड़ेगा। और ये जो 1,000 है, दिस इज़ नोन एज एमोटाइजेशन ऑफ एक्सेस परचेज प्राइस। आने वाले सालों में 20x3 20x4 में ऐसे ही एक्स रिपोर्ट करता रहेगा, और ये वाली जो एक्सेस डिप्रिसिएशन है इसको चार्ज करता रहेगा, ताकि बेसिकली हमारी जो बुक वैल्यू है ये वाली, ये मेरी फेयर वैल्यू की तरफ मूव होती रहे। मतलब ऊपर वाली, ये तो DNA आ गया, ये वाली बेसिकली इसकी तरफ मूव होती रहे। और 10 साल उसकी लाइफ है, तो हज़ार रुपये 10 साल तक जोड़ेंगे, इवेंचुअली यही चीज़ आ जाएगी। तो इसके अंदर मैं ये वाला टर्म यहाँ पे लग इन कर दूँगा, ये भी माइनस करूँगा, और फिर मेरी एंडिंग वैल्यू निकल जाएगी। सेम चीज़ मैं इनकम स्टेटमेंट पे भी करूँगा। जैसे इनकम स्टेटमेंट पे शेयर इन एसोसिएट्स इनकम जो भी आया, ठीक है, उसके अंदर भी मैं ये चीज़ माइनस कर दूँगा। अब जो हमने इसका यहाँ पे देखा ना, दिस वॉज एमोटाइजेशन ऑफ एक्सेस परचेज प्राइस, ठीक है। एक्सेस परचेज प्राइस तो इस वजह से समझ लो क्योंकि मैंने जैसे बताया ये 3 कंसिडरेशन होती हैं, ठीक है। प्राइस तो ऊपर ही है, ठीक है। अगर एक्सेस परचेज प्राइस नहीं तो बार्गेन परचेज है, ठीक है, सीधा। लेकिन एमोटाइजेशन क्यों है? एमोटाइजेशन इसलिए क्योंकि हमने ओवर 10 ईयर के पीरियड पे ये चीज़ पूरी स्प्लिट कर रखी है, ठीक है। ओके, सो अब हमारा ये निकल गया कि एक्सेस परचेज प्राइस जो भी निकलेगा हमारा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को छोड़ दो, वो या तो गुडविल में जाएगा या तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में जाएगा। ये जो हमने पीछे करा ना, ये पूरा, दिस वॉज तुम्हारा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एक तरीके से, ठीक है। इसको बॉक्स में डाल देते हैं। अब इसको एक सिंपल तरीका क्या है ये देखने का। अगर मेरा परचेज प्राइस है, एक मेरा परचेज प्राइस होएगा, एक मेरा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स होएगा, एक मेरा बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स होएगा, ठीक है। इसको मैंने परचेज कंसिडरेशन का, ठीक है। फिर अच्छा, नेट एसेट्स क्या है हमारा? बेसिकली इक्विटी है, ठीक है। उसकी क्या? फेयर वैल्यू, इक्विटी की बुक वैल्यू। इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इससे मेरा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट निकलता है।
अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, डायरेक्टली मेरा गुडविल निकल जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये बेसिकली मेरा एक्सेस परचेज प्राइस है। और यही मेरा जो एक्सेस परचेज प्राइस निकल रहा है, ये बेसिकली ये है, गुडविल और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में बढ़ रहा है। ठीक है, लेट्स सी इफ वी हैव समथिंग। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जो मेरे नेट एसेट्स आ रहे हैं, और जो मेरा परचेज प्राइस है, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल शेयर है। अब मैंने क्या बोला, परचेज प्राइस के फिर से दो कंपोनेंट होंगे, एक तो आपका गुडविल होएगा और एक आपका फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होएगा। सो अगर मैं परचेज प्राइस में से बुक वैल्यू निकाल दूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक्सेस परचेज प्राइस। मैंने बुक वैल्यू से कितना ऊपर अमाउंट दिया वो मेरा एक्सेस परचेज प्राइस बनता है। तो ये कितना आ गया, दिस वाज 400,000 किसी X% शेयर के लिए किसी कंपनी में। ठीक है, अभी एग्जैक्टली कंपनी का क्या है वो अभी ज़रूरत नहीं है, अभी ये क्वेश्चन के थ्रू समझना ज़रूरी है कि चल कैसे रहा है, बट कैसे रहे हैं कॉस्ट। और बुक वैल्यू मेरी क्या आ गई, 2,50,000, 1,50,000 मेरा एक्सेस परचेज प्राइस आ गया। ठीक है, अब अगर मेरे को गुडविल निकालनी है, परचेज प्राइस माइनस फेयर वैल्यू, ये पीछे यही करा कि मेरी फेयर वैल्यू के भी ऊपर कितना जा रहा है मेरे परचेज प्राइस, मेरी गुडविल है बेसिकली। ये जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है ना, इस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को तुम ये भी कह सकते हो कि ये एक्सेस परचेज प्राइस है, दैट इज सेपरेटली एलोकेटेड टू स्पेसिफिक एसेट्स या लाइबिलिटीज़। और गुडविल को फिर तुम ये कह दोगे कि एक्सेस परचेज प्राइस नॉट एलोकेटेड टू सेपरेट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, जितना भी एक्सेस परचेज प्राइस स्पेसिफिक एसेट्स या लाइबिलिटीज़ को एलोकेट करा जा सकता था बेस्ड ऑन देयर फेयर वैल्यू एंड बुक वैल्यू, वो मेरा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। और जो भी एक्सेस परचेज प्राइस किसी भी सेपरेट एसेट या लाइबिलिटी को एलोकेट नहीं करा जा सकता, वो मेरा गुडविल बन जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका है देखने का। तो परचेज प्राइस अगेन हमारा 400,000 और फेयर वैल्यू हमारी ये दे रखी है। सो 100 के आ गया हमारा गुडविल। अब देखो, मैं फिर से बोलूँगा कि मेरा एक्सेस परचेज प्राइस कैसे बढ़ रहा है, वही वाली चीज़ यार, गुडविल और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। गुडविल ये मेरा टोटल कितना आ गया, 1,50,000। ठीक है, गुडविल कितना आ गया मेरा, 1,00,000, बचा कितना, 50,000। अब टेक्निकली मैं ये कह रहा हूँ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के थ्रू कि जो भी उसकी फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू में जो भी फ़र्क है ना, वो इतना आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इक्विटी मेथड पे मैं चीज़ें फेयर वैल्यू पे लेकर चलता था, तो मेरे को बुक वैल्यूज़ जो हैं उसकी वो फेयर वैल्यू पे एडजस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा हो जाएगा फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 50,000 का। कोई ना कोई उसकी बैलेंस शीट में जो हमारी इन्वेस्टी इस कंपनी में पैसा हम डाल रहे हैं एसोसिएट बनाने के लिए अपना, तो उसी बैलेंस शीट में कोई ना कोई ऐसा एसेट या लाइबिलिटी होएगा जिसकी फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू में 50,000 का फ़र्क आ रहा होगा, जिसकी वजह से हमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करना पड़ा। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। इम्पेयरमेंट, अच्छा इम्पेयरमेंट तो लेवल 1 में भी कर चुके हैं। ठीक है, बेसिकली जैसे अगर हम IFRS देख लो, एक ही में कर देंगे, इसमें यहीं पे ख़त्म कर देंगे। ये US GAAP देख लो, इसमें हम इम्पेयरमेंट चेक कर रहे हैं बेसिकली आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो मैंने कर रखी है उसकी। ठीक है, कि वो इम्पेयर्ड है कि नहीं। सो
IFRS के अंदर सिंपल है कि अगर मेरा कैरिंग अमाउंट जो है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट तो इम्पेयरमेंट है। अब रिकवरेबल अमाउंट की बात करते हैं। दिस इज़ हायर ऑफ आपका अरे नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज़, इसको और क्या बोल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है, इन दोनों में से जो भी बड़ा आएगा हमारा रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगा। और अगर ये वाली कंडीशन है कि जो बुक वैल्यू है उसकी वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपका रिकवरेबल अमाउंट तो इम्पेयरमेंट है। अब इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो जाएगा आपका इनकम स्टेटमेंट पे। ठीक है, और जो रिकवरेबल बेसिकली इस इक्विटी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो रिकवरेबल अमाउंट पे आप सेट कर दोगे जाके। ठीक है, मतलब जो न्यू ओपनिंग बैलेंस होएगा इस इन्वेस्टमेंट का वो रिकवरेबल अमाउंट पे जाएगा। एक और चीज़ कि इसमें रिवर्सल अलाउड है। ऑन द अदर हैंड यूएस गैप का वैसे ही है, अगर मेरा कैरिंग वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन मेरा फेयर वैल्यू तो इम्पेयरमेंट है। और इसके अंदर हमारा रिवर्सल नॉट अलाउड। ठीक है, इसका भी सेम ट्रीटमेंट रहेगा। इम्पेयरमेंट लॉस जो होएगा वो आपका इनकम स्टेटमेंट पे चले जाएगा और बैलेंस शीट पे आपकी जो कैरिंग वैल्यू है उसे हम काट देंगे और हम फेयर वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। ये फेयर वैल्यू बन जाएगी आपकी, जो भी आपका रिड्यूस्ड अमाउंट वगैरह जो भी होगा। रिवर्सल अलाउड नहीं है, एक बार कर दिया तो कर दिया। इसके अंदर एक और कि जैसे हमारी इक्विटी मेथड से जो हम अकाउंटिंग कर रहे थे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स की, अगर मान लो कंपनी कंसिस्टेंटली, मैंने पहले भी बोला था शायद, कंपनी कंसिस्टेंटली लॉस रिपोर्ट कर रही है तो इक्विटी मेथड यूज़ करना बंद कर देना और इन्वेस्टमेंट की जो कैरिंग वैल्यू बैलेंस शीट पे वो जीरो कर देना। उसके बाद जब तक हम अपना अनरियलाइज्ड लॉसेस का शेयर वापस रिकवर नहीं कर लेते तब तक रिपोर्ट मत करना, और एक बार हमने रिकवर कर लिया तो वापस इक्विटी मेथड से रिपोर्ट करना शुरू कर देना। ठीक है, आफ्टर दैट ट्रांजैक्शन विद एसोसिएट्स। मान लो दो ही केस बनते हैं इसके अंदर बेसिकली। ठीक है, जल्दी जल्दी, एक तो अपस्ट्रीम का बनता है और एक डाउनस्ट्रीम का बनता है। अपस्ट्रीम का जो केस है ठीक है, डाउनस्ट्रीम पहले देखते हैं। तो डाउनस्ट्रीम में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो हमारा इन्वेस्टर है वो कुछ सामान भेज रहा है इन्वेस्टी को, मान लो कोई गुड्स बेचे। ठीक है, और इन्वेस्टी ने कुछ पैसे भेज दिए, इन्वेस्टर ने जाके अपनी इनकम स्टेटमेंट पे प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया। और वैसे ही अपस्ट्रीम का कि इस बार हमारा इन्वेस्टी जो है वो गुड्स बेच रहा है इन्वेस्टर को और इन्वेस्टर ने कुछ पैसे दे दिए उसके बदले। इन्वेस्टर ने जाके अपने बैलेंस इनकम स्टेटमेंट पे प्रॉफिट रिकॉर्ड कर लिया, दोनों केसेस में प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई कि ऐसे तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन कर करके ये अपना प्रॉफिट इन्फ्लेट कर सकते हैं, सो दिस कैन बी मिसलीडिंग टू द इन्वेस्टर्स। तो इसके लिए क्या करा इन लोगों ने, बोला कि जो भी ये गुड्स, मान लो कार्स कार्स वगैरह कुछ भी, मान लो कोई इन्वेस्टिंग कंपनी है उसने इन्वेस्टर को एक्स को कार्स बेचे। ठीक है, मान लो 100 कार्स बेचे, सोल्ड बाय वाई टू एक्स। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, अपस्ट्रीम का हो गया। इन्वेस्टर को बेच रहा है। अब इसमें से 80 कार्स जो हैं वो सोल्ड हो गई, 20 कार्स लेफ्ट। ये भाई साहब बेसमेंट पे खड़ी हुई है 20 कार्स। अब मान लो कि एक्स और वाई का जो शेयर है, एक्स ने वाई में 25% स्टेक अक्वायर कर रखा था। टोटल वाई को इस पूरे ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट हुआ है आपका $10,000 का। तो 10,000 में से 8,000 जो है और ये 2,000 जो है, ये 20 कार्स का रह गया
और ये 80 कार्स जो सोल्ड हो गई। अब इसके अंदर क्या बोलता है, जो एक्स जब रिपोर्टिंग करेगा ना अपनी बैलेंस शीट पे कि इन्वेस्टमेंट, इसको तो हटाई दो, इन्वेस्टमेंट इन वाई, जो भी मेरा कैरिंग अमाउंट था, ठीक है, सेम वही चलेगा। मेरा नेट इनकम आ जाएगा, उसका प्रोपोर्शनल शेयर, उसमें से डिविडेंड हटा दूंगा मैं, उसका परसेंटेज शेयर, और कोई अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सेस परचेज प्राइस वगैरह तो दे नहीं रखा। इसमें से अब एक और टर्म हटाएंगे हम। वो टर्म क्या हटाएंगे, जो 20 कार्स बची है ना, इसका जो प्रॉफिट वाई ने रियलाइज़ करा, उसमें से हम अपना प्रोपोर्शनल शेयर हटा देंगे। अगर हम इसको एक और तरीके से देखें, जो 20 कार्स पड़ी हुई हैं, इसमें इसका जो प्रॉफिट वाई ने रिपोर्ट करा है, उसके अंदर जो भी प्रॉफिट $2000 का जो प्रॉफिट है, उसके 25% मालिक उस प्रॉफिट के हम हैं, ठीक है, कंपनी एक्स, और बाकी 75% जो मेरे वाई के अदर शेयर होल्डर्स जो हैं उनका है। तो ट्रांजैक्शन विद एसोसिएट्स का क्या है कि अगर मेरे को एक्स के इन्वेस्टर्स को मिसलीड नहीं करना, तो ये जो अनसोल्ड अमाउंट है ना इन्वेंट्री का, उसमें से मैं अपना प्रोपोर्शनेट शेयर सब्ट्रैक्ट करके फिर मैं वाई को रिपोर्ट करूँगा, इन्वेस्टमेंट इन वाई को रिपोर्ट करूँगा। इसमें से एक और चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दो, परसेंटेज शेयर इन अनसोल्ड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितने की बची हुई थी, $2000 की बची हुई थी, ठीक है। उसमें से भी मेरा 25% ही तो शेयर है उस पूरे प्रॉफिट में से, 75%, 100% थोड़ी है मेरा, 75% दूसरे वाई के शेयर होल्डर्स का है। तो 2000 मल्टीप्लाइड बाय मेरा प्रोपोर्शनल शेयर क्या आ रहा है, सो दैट इज़ आपका 25%, इसका कम्स आउट टू बी 500 ना। ये यहाँ पे प्लग इन कर लेना और अपनी एंडिंग वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। एक चीज़ मेरे को अभी देखनी थी, जो हमने यहाँ पे एक करेक्शन कर लेना यार, जो हमने अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सेस परचेज प्राइस करना, यहाँ पे हमने 1000 निकाल दिया कि भाई ये डिफरेंस आ रहा है, लेकिन टेक्निकली हम कितना परसेंटेज 25% ओन करते थे ना वाई में, तो यहाँ पे भी हमारा प्रोपोर्शनल शेयर आएगा। ये अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सेस परचेज प्राइस तो है, लेकिन हमारा प्रोपोर्शनल शेयर इसमें कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 25%, फिर ये पूरा प्लग इन करना, ये करेक्शन है गाइस, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ये तो हमारा था एग्जाम्पल आपका अप स्ट्रीम का। अच्छा, अपस्ट्रीम हो या डाउन स्ट्रीम, जो एडजस्टमेंट कर रहा है ना हमारा इन्वेस्टर ही कर रहा है। अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूँ कि एक्स ने गुड्स बेचे और प्रॉफिट रियलाइज़ करा, फिर से एक्स ने अगर मान लो कार्स बेची, 100 कार्स बेच दी, ठीक है, 80 बिक गई, 20 नहीं बिकी, एक्स ने अपना प्रॉफिट रियलाइज़ करा 1000, ठीक है। तो ये वाला जो प्रॉफिट है ना, इसमें से वही आपका पूरा फंड है जो अभी यहाँ पे करा, अनसोल्ड इन्वेंट्री जो वाई की बची है, उसमें से अपना प्रोपोर्शनेट शेयर लेगा और वो सब्ट्रैक्ट कर देगा, ऐसे ही जैसे ये सारा है। और इसी से हमारे बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक्स के जो इन्वेस्टर्स हैं वो मिसलीड नहीं होंगे, क्योंकि ये वाला जो प्रॉफिट है ना, ये रियलाइज़ ही नहीं करा गया है। अगर गाड़ी बिकेंगी नहीं तो प्रॉफिट रियलाइज़ कैसे होएगा, ठीक है। उसमें से हमने अपना प्रोपोर्शनेट शेयर हटा दिया, ठीक है। सो अब देखते हैं, इसके क्वेश्चंस जो है ना अगली बार ही करेंगे, तो वैसे थोड़ा कवर कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा इक्विटी मेथड जो है ना उसके बारे में देख लो, उसके कौन से लो इक्विटी मेथड जो है ना, एक इसका ये इशू है डिटर्मिन करना कि अच्छा हम कब, कीवर्ड क्या था इसमें, कीवर्ड इन्फ्लुएंस था। भाई इन्फ्लुएंस है, सबसे पहले तो हम पूरी ट्रांजैक्शन में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स डाल देंगे। तो यहाँ पे एक इशू क्या राइज होता है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जैसे हमने थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे दिए थे कि कोई मटीरियल ट्रांजैक्शन हो रही है, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस है, लेकिन उस चीज़ को एक्जैक्टली बोलना, जैसे कुछ कंपनीज क्या करेंगी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स तो रिपोर्ट कर देंगी, लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है कि नहीं, दैट इज़ क्वेश्चनेबल, ठीक है। दूसरा इसके अंदर ये चीज़ आ गया कि इक्विटी मेथड को हमने क्या बोला था, कि हमारा वन लाइन कंसोलिडेशन है, हम सिर्फ नेट इनकम ऐड कर रहे हैं और जो भी डिविडेंड्स वगैरह हैं उसका प्रोपोर्शनल शेयर दोनों का, ठीक है। कोई एसेट लाइबिलिटी को टच नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो बेसिकली हमारे जो रेशियोज़ है ना वो अफेक्ट हो जाएंगे। जैसे अभी हम आगे करेंगे, एक हमारा जो मेथड होता है वो होता है एक्विजिशन मेथड, ठीक है। अभी इसकी जस्ट बात करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब मैंने तो इसके अंदर सीधा वन लाइन कंसोलिडेशन कर दिया, लेकिन
एक्विजिशन मेथड में क्या होता है कि अब उसके अगर मैं छोटा सा एक ओवरव्यू दूँ कि एसेट होंगे, ठीक है, लाइबिलिटी होगी, और इसको मैं कंसोलिडेट कर लूँगा पूरा का पूरा जो इन्वेस्टी का, मतलब तो सब्सिडरी हो जाएगी अगर मैं एक्विजिशन मेथड यूज़ करूँगा, तो सब्सिडरी के जितने भी एसेट होंगे ना वो सारे के सारे उठा के मैं अपनी बैलेंस शीट में लाऊंगा और आखिर में फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट रिपोर्ट कर दूंगा। तो मैं कोई सा भी रेशो फिर मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे आपका डेट टू एसेट्स रेशो हो गया, तो अगर मैं कंसोलिडेट कर रहा हूँ एक्विजिशन मेथड के अंदर तो मेरा डेट भी बढ़ जाएगा क्योंकि मैं उसकी लाइबिलिटीज़ भी एक्वायर कर रहा हूँ, और एसेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इंपैक्ट हो रही हैं। यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड सीधा सीधा आपका इक्विटी मेथड में जैसे आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन बोल लो, नेट इनकम बाय रेवेन्यू बोल आ जाएगा। ठीक है, अब रेवेन्यू किसका है? रेवेन्यू तो सिर्फ मेरा इन्वेस्टर कंपनी का आ रहा है, लेकिन नेट इनकम में मेरा शेयर इन एसोसिएट्स इनकम जो मैं इनकम स्टेटमेंट पे रिपोर्ट कर रहा था वो भी जुड़ रहा है, जबकि उसका रेवेन्यू जुड़ा नहीं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एक्विजिशन मेथड से ये सारी चीज़ें रिपोर्ट करता तो नेट इनकम भी जुड़ती और रेवेन्यू भी जुड़ता, तो रेशो अलग हो जाता। ऑन दी अदर हैंड रेवेन्यू तो हमारा किसका है? इन्वेस्टर का ही ले रहे हैं हम इसमें, लेकिन नेट इनकम में आपका शेयर इन एसोसिएट्स इनकम जो है वो और ऐड हो जाएगा। तीसरा ये है, जो मेरा इन्वेस्टी है ना उसकी क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स क्या है? क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स जैसे इस वाले लेवल में भी है, जो प्रीवियस वाला लेवल था उसके अंदर भी क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स की बात करी गई थी बेसिकली, कि सस्टेनेबल है कि नहीं, बहुत बड़ा प्रॉफिट, ये सब तो मैंने रिपोर्ट कर दिया, क्या ये चीज़ सस्टेनेबल है कि नहीं। आखिरी आ जाती बात मैनिपुलेशन की, कि अगर मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो टेक्निकली मैं बहुत चीज़ें कंट्रोल कर सकता हूँ कंपनी में, जैसे आपका टाइमिंग ऑफ डिविडेंड्स, वो भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जिससे मैं एज एन इन्वेस्टर मैं अपनी खुद की बैलेंस शीट के डायनामिक्स चेंज कर सकता हूँ, है ना। अब देखते हैं इसमें, शोर बहुत ज़्यादा है। एक्विजिशन मेथड, एक्विजिशन मेथड जो है ना ये हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए यूज़ होता है। जहाँ पे भी हमारा वर्ड कंट्रोल आ गया, यूज़ एक्विजिशन मेथड। ठीक है, अब इसका एक और क्या था कि जो हमारी ओनरशिप परसेंटेज है दैट इज़ ग्रेटर दैन 50%, है ना। अब अगर मैं सीधा सीधा इसका तरीका बताना शुरू करूँ तो सीधा सीधा तरीका ये है कि भाई ये हमारा इन्वेस्टी है, एक मिनट, इफ़ आई हैव दैट टेम्पलेट, तो ये हमारी इन्वेस्ट, अब तो क्योंकि मेजॉरिटी स्टेक है तो दिस इज़ पेरेंट। अब हम इन्वेस्टी या इन्वेस्टर रेफर नहीं करेंगे, सीधा सीधा पेरेंट और सब्सिडरी रेफर करेंगे। पेरेंट की बैलेंस शीट, ठीक है, ये पेरेंट की इनकम स्टेटमेंट आ जाएगी, ये सब्सिडरी है। ठीक है, अब मैं इसमें यहाँ पे कुछ कुछ एसेट्स रिपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, अब जो पेरेंट होता है ना, पेरेंट रिपोर्ट करता है एक तो स्टैंड अलोन, एक रिपोर्ट करता है कंसोलिडेटेड। हम जो एक्विजिशन मेथड की बात करें ना कि हमें सब्सिडरी के थ्रू जो चेंजेस है वो अकाउंट करने हैं, तो कंसोलिडेटेड हम रिपोर्ट करेंगे, और जो कंसोलिडेटेड होगी ना वो डायरेक्टली ये है कि तुम इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, लेकिन एक ट्विस्ट क्या है, तुम इसकी इक्विटी को नहीं छेड़ोगे, लाइबिलिटी से कर दिया, तुम इसकी इक्विटी को, सब्सिडरी की जो मेरी इक्विटी है तुम उसको नहीं छेड़ोगे, तुम सीधा डायरेक्ट जाके जो भी एसेट और लाइबिलिटीज़ है ना सब्सिडरी की यहाँ पे ऐड कर देना, एसेट को एसेट में, लाइबिलिटीज़ को लाइबिलिटीज़ में, रेवेन्यू वगैरह जो भी तुम्हारा कॉल्स वगैरह आएगा वो सारा ऐसा यूँ का यूँ कर देना। आखिरी में अब ये हो सकता है कि मान लो जस्ट 51% ओन करता है, अब 51% ओन करता है तो बोलेंगे कि 51% ओन कर रहा है तो इतना सारा, हम तो बेसिकली 100% लेके चलें ना, हम तो ये बोल के चलेंगे कि ये मेरी सब्सिडरी 100% मैं इस चीज़ को ओन करता हूँ सब्सिडरी को। ठीक है, और भले मैं 51% ओन करता हूँ लेकिन हम बोल के चलेंगे 100% ओन करता हूँ। इनकम स्टेटमेंट में नेट इनकम के बाद जो टोटल नेट इनकम बनेगी उसके बाद हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, उससे हमारी नेट इनकम वापस वही आ जाएगी जो पेरेंट कंपनी की 49% जो भी आएगा, 49% इंटू नेट इनकम ऑफ सब्सिडरी जो है ये मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा। कहाँ पे? ऑन इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, और सिमिलरली जो इक्विटी है, इक्विटी में भी रिपोर्ट हो जाएगा हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, दैट विल बी तुम्हारा जो भी नेट एसेट की वैल्यू है। ठीक है, ये कैसे एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ करके सब्सिडरी का जो भी निकलेगा उसमें जो भी मेरा 49% इस केस में माइनॉरिटी होल्डर्स का स्टेक था वो रिपोर्ट कर देना, ये मेरा बैलेंस शीट पे जाएगा इक्विटी में। ठीक है, ये तो था हमारा मोटा मोटा तुम्हारा एक्विजिशन मेथड में क्या चल रहा है। ठीक है, अब यहीं पे दो चीज़ें और आ जाती हैं, गुडविल।
अगेन भाई मैंने किसी कंपनी को एक्वायर करा, फिर से वही हो जाएगा कि अलग अलग जगह में बट रहा है, ठीक है। अब गुडविल जो है यहाँ पे आपकी दो तरीकों की आती है। एक हो गई आपकी पार्शियल गुडविल, एक आ गई आपकी फेयर गुडविल। अब जो पार्शियल गुडविल है दैट इज़ अलाउड अंडर IFRS। फेयर बोल रहा हूँ यार, क्या लिख दिया है, दिस इज़ फुल गुडविल। ये US गैप IFRS में दोनों में अलाउड है। स्टार्टिंग विद पार्शियल गुडविल। पार्शियल गुडविल क्या कहती है कि बेसिकली, इसको एग्जांपल से समझे या क्या। पार्शियल गुडविल में अगर मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दूँ पार्शियल गुडविल का, तो क्या आ जाएगा, मेरा परचेज प्राइस सब्ट्रैक्टेड बाय प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स। ये दे देगी मेरी पार्शियल गुडविल, और मेरा फुल गुडविल जो है वो आ जाएगा मेरा जो भी बेसिकली मेरी फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी है, उसमें से अगर मैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हटा दूँ उसके, ठीक है। ऊपर भी यही चल रहा है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल शेयर ले रहे हैं, ठीक है। ऊपर भी आपका प्रोपोर्शनल शेयर ही आ जाएगा। मान लो अब मैंने 10 मिलियन के लिए 59% एक्वायर करा, ठीक है, तो मैं नीचे वाले में 59% ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स ले लूँगा सब्सिडरी के। ऑन दी अदर हैंड जो मेरा फुल गुडविल है, तो उसके अंदर मैं तो फेयर वैल्यू सब्सिडरी लूँगा। तो मान लो मेरे को दे रखा है कि 100K के लिए मैंने उसका कितना 50% एक्वायर करा, ठीक है। तो ये मेरी फेयर वैल्यू सब्सिडरी क्या आ गया, ठीक है। थोड़ा मैथ्स लगा लेना, इतना कोई मुश्किल नहीं है। और फिर जो भी उसका फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स होगा वो माइनस कर देना, उससे भी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, जो मेरे ये जो मेथड्स हैं, इन दोनों मेथड्स के अंदर ना मेरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो आएगा वहाँ पे बैलेंस शीट पे, वो अलग अलग आएगा भाई। अब अगर जहाँ पे मैं फुल वैल्यू उठा रहा हूँ सब्सिडरी की, तो यहाँ पे तो मेरा फुल गुडविल विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन मेरा पार्शियल गुडविल, क्योंकि यहाँ पे मैं पोर्शनल शेयर उठा रहा हूँ। कॉन्सिक्यूटिवली द माइनॉरिटी इंटरेस्ट रिपोर्टेड under full goodwill method will be more than the minority interest reported on balance sheet using partial goodwill, ठीक है। ये चीज़ याद रखने वाली है। Let me see if we have anything here. ठीक है, ये मान लो एक क्वेश्चन, $800K दिया मैंने 80% एक्वायर करने के लिए, ठीक है। जो नेट एसेट्स हैं आइडेंटिफाइबल वो है मेरे, आप मान लो 950K, ठीक है। और फेयर वैल्यू जो मेरे को एंटिटी की दे रखी है, या वो मेरे को दे रखी है 1 मिलियन, ठीक है। सो अब ये बोला गया है कि गुडविल कितनी कितनी आएगी। एक तो हमारा पार्शियल गुडविल और फुल गुडविल के अंडर। अब मेरा पार्शियल गुडविल कैसे निकाल रहे थे कि जो भी मेरा एक्विजिशन प्राइस है दैट इज़ ये सब्ट्रैक्टेड बाय माय प्रोपोर्शनल शेयर, ठीक है, ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, अगर मैं निकालूँ इसका forgot my calculator, so that is 950 into 0.8, 80% एक्वायर करा है। आइडेंटिफाइबल एसेट्स 950 थे, कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी, ये तो हमारा 760 आ गया, तो 40,000 आ गया मेरा पार्शियल गुडविल।
ऑन दी अदर हैंड अगर मैं फुल गुडविल की बात करूँ, सो मेरी फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी कितनी आ गई, दिस इज़ 1 मिलियन। और फिर मैं पूरे के पूरे जो नेट एसेट्स हैं मेरे पूरे के पूरे माइनस कर दूंगा विदाउट टेकिंग एनी प्रोपोर्शनल शेयर, सो दैट इज़ 950 50,000। जो कि मैंने ऊपर भी कहा था मेरी पार्शियल गुडविल वर्सेस फुल गुडविल में, पार्शियल गुडविल इज़ रिपोर्टेड लेस, प्रोपोर्शनल शेयर ले रहा हूँ, फुल गुडविल में ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है, पूरे पूरे सब्सिडरी उठा गई और उसमें से उसका जो नेट एसेट्स, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स थे वो सारे के सारे माइनस कर दिए। ठीक है, अब कॉन्सिक्यूटिवली जब मैं बैलेंस शीट बैलेंस कर रहा हूँ ना पूरी की पूरी, तो इस वाली जब मैं फुल गुडविल से कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा ना मेरा, दैट विल बी मोर देन यहाँ का जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा, काफ़ी सही रहेगा उससे। तो करेंगे, एग्जाम्पल्स भी करेंगे। बाकी थोड़ा सा ये एक छोटा सा ये वाला पार्ट था कि जो हम एक्विजिशन मेथड और कंसोलिडेशन प्रोसेस में पढ़ते हैं, बेसिकली तुम्हारा एक मिनट, एक्विजिशन मेथड में नहीं, मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक चीज़ थी, इसमें इतना लिखने का कुछ है नहीं वैसे। एक तो आ गया हमारा मर्जर, ठीक है, उसके बाद आ गया कंसोलिडेशन और ये आ गया एक्विजिशन। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये ए है,